हम बिल्कुल एनसीईआरटी पे स्टक रहेंगे, हम बाहर नहीं पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझेंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, और हम इसमें सिर्फ आज 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, 8.1 व्हाट इज़ अ सेल एंड 8.2 सेल थ्योरी। सो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have, which a living thing has? तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ चीज़ें लिविंग हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग हैं। तो हमारे सबसे पहला सवाल क्या उठता है माइंड में, जहन में, जो भी आप बोल सकते हैं, कि ऐसा क्या है उस लिविंग चीज़ के पास जो उस नॉन लिविंग चीज़ के पास नहीं है, कि जिस वजह से वो लिविंग है और जिस वजह से वो नॉन लिविंग है। तो आंसर नेक्स्ट लाइन में है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है और जो नॉन लिविंग है उनके पास सेल नहीं होता है। ये इसका आंसर था। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल दैट आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जो कि होती है सेल। इसीलिए सेल को हम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ओके, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, सो सेल के बने होते हैं, कुछ बने होते हैं सिर्फ एक सेल से जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, और कुछ बने होते हैं एक से ज़्यादा सेल्स के, चाहे वो 2 हो, 3 हो, मल्टीपल, मतलब कितना भी हो, मिलियन, ट्रिलियंस, कुछ भी, तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आपको पता है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। ओके, एंड मल्टीसेलुलर का हम लोग, प्लांट्स या कुछ भी जिसमें एक से ज़्यादा सेल है वो मल्टीसेलुलर में आता है। ओके, सो अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सेल? What is a cell? So, unicellular organisms are capable of first independent existence and second performing the essential functions of life. Okay, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सेल के बने हुए, सिंगल सेल के, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उनको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो हर काम अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में वही लिखा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, मतलब लाइक रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सब कुछ वो खुद ही कर लेते हैं। और इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस का मतलब है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब दूसरे सेल की, किसी और चीज़ की, वो अपने आप ही पूरे हैं, मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं, वो अकेले अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक सेल से छोटा या पूरा एक सेल नहीं है, एक सेल है बट उसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए, कंप्लीट सेल, ठीक है, एक कंप्लीट सेल के स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है। यही चीज़ है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के सेल से अगर कुछ भी कम है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। और वो इंडिपेंडेंट क्यों रह पाता है, वो ऊपर है कि इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस कर पाता है और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ कर पाता है, मतलब वो अपने सारे काम खुद कर सकता है और अकेला रह सकता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट लिविंग कर पाता है, बट उससे छोटी कोई भी चीज़ अपने आप नहीं कर सकती है। हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसीलिए सेल को हम फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, सो एंटोनी वॉन लीवनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। जो एंटोनी वॉन लीवनहॉक हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट पहली बार सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था। ओके, Robert ROBERTHOOKE, Robert Hooke. In 1665, he discovered the cell. It was a dead cell, and he observed it in under microscope of cork cambium. Okay, तो इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया के बारे माइक्रोग्राफिया में उन्होंने उसके बारे में बताया गया था। तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, बट
लिविंग सेल को एंटोनी वन लीवनहॉक ने देखा था, ओके। एंड रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, और एंटोनी वन लीवनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था, और रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था फर्स्ट टाइम, ओके। तो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो हम आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे है वहाँ पे लिखा गया है कि 1950s के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ पाए, उससे पहले केमिकल स्टडीज़ होती थी। तो यही चीज़ है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूविंग लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले माइक्रोस्कोप आए, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, उसके बाद हम अच्छे से सेल के स्ट्रक्चरल डिटेल्स पढ़ पाए, ओके। 8.2 सेल थ्योरी। In 1838, Matthias Schilden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant. In 1838 में शिल्डन जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स को देखा, मतलब बहुत सारे प्लांट सेल को एग्जामिन किया, और वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि ऑल प्लांट सेल आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मतलब सारे प्लांट सेल से बने होते हैं बट डिफरेंट काइंड के, और वो सब सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, मतलब सेम काइंड के एक टाइप के सारे मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं, दूसरे टाइप के मिल करके दूसरे टिश्यू बनाते हैं, मतलब सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। यही चीज़ में लिखी है। शिल्डन जर्मन बोटेनिस्ट एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया, एंड ऑब्जर्व क्या करते हैं दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मतलब एक प्लांट में सिर्फ एक टाइप का सेल नहीं होगा, डिफरेंट काइंड के होंगे, और वो डिफरेंट काइंड के सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, ओके। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे मतलब 1838 के आसपास, मतलब उसी साल में, उससे एक दो आगे पीछे, थियोफेरेटस स्वान इन 1839, ठीक है। वो 1838 में शिल्डन कर रहे थे और स्वान कर रहे थे 1839 में, मतलब वो पहले से एग्जामिन कर रहे होते हैं, बट जब डिस्कवरी आती है तो उसी ईयर को बताया जाता है, तो वो सभी सेम टाइम पीरियड में उसी एक दो साल के बीच में कर रहे थे। तो 1838 में शिल्डन ने देखा कि प्लांट सेल में डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं और सारे मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। देन स्वान ने क्या देखा, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, वो प्लांट सेल पे स्टडी कर रहे थे और ये एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने देख करके क्या बताया, रिपोर्टेड दैट प्लांट्स आर अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बताया कि प्लांट्स के एनिमल सेल्स के पास एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, और जिसको हम आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे नहीं पता था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस टाइम पे पता था कि प्लांट एनिमल सेल्स के बाहर कोई पतली सी झिल्ली है, मतलब कुछ है कवरिंग, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, हर एनिमल सेल के पास, तो उन्होंने जितने भी एनिमल सेल्स ऑब्जर्व किए थे, देखते हैं कि सेल्स है वह थिन आउटर लेयर, पतली सी एक आउटर लेयर है, विच इज़ टुडे, आज उसे हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने ही बताया था, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू को भी उन्होंने देखा, दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल्स। और ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये चीज़ स्वान ने ही डिस्कवर की थी, मतलब वो जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे, बट उन्होंने प्लांट सेल में क्या देखा कि प्लांट सेल्स के पास एक और आउटर लेयर है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और आउटर लेयर है जो कि सेल वॉल है, और वो सिर्फ प्लांट सेल्स के पास है। तो इन्होंने ही बताया था प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल, presence of a cell wall is a unique characteristic of plant, okay. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। मतलब इसी बेसिस पे उन्होंने स्वान ने बताया, मतलब हाइपोथेसिस होता है कि जो वो देखते हैं ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ बोलना, मतलब आपने कुछ देखा और उस ऑब्जर्वेशन के उस पर बोला कि ये चीज़ ऐसे है या फिर ऐसे होता है, उसको हाइपोथेसिस बोल देते हैं। दैट द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो बॉडी है एनिमल की और प्लांट की, वो सेल से बनी होती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है, सेल से सेल बनता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो यही चीज़ है कि कंपोज ऑफ सेल, सेल से बनी होती है और फिर सेल के बाद और सेल से बनी होती है, जो कि प्रोडक्ट होते हैं सेल के, ठीक है। फिर शिल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। फिर शिल्डन और स्वान दोनों ने मिलकर, क्योंकि प्लांट सेल को सेल से बनी होती है और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनी होती है और सेल से टिश्यू बनते हैं, ये चीज़ शिल्डन ने बताई थी। स्वान ने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इन दोनों ने मिल करके फिर एक सेल थ्योरी दे दी, ठीक है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इस थ्योरी से, मतलब सेल थ्योरी उन्होंने दी, बट उन्होंने ये नहीं बता पाया, जैसे कि अभी स्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। वो तो बोल दिया कि सेल से बनती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनती है, बट
प्रोडक्ट ऑफ सेल कहाँ से, मतलब प्रोडक्ट वो सेल आया कहाँ से, जो पहले भी सेल आया वो कहाँ से आया, यही चीज़ बोला था। शिल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बन पाते हैं, मतलब सेल डिवीजन कैसे हो रही है। फिर विर्चो करके एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो, इन 1855, ईयर्स का याद रखना, फर्स्ट अंडरलाइन कर देते हैं, रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एग्जामिन दैट सेल्स आर डिवाइडेड, सेल्स डिवाइड करती हैं, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, पहले वाली जो सेल होती है उन्हीं से नई सेल बनती है। स्वान ने बोल तो दिया कि सेल से बनती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनती है, बट सेल कैसे रिप्रोड्यूस कर पाती है, डिवाइड कर पाती है, वो उनको नहीं पता था। तो ये चीज़ रुडोल्फ विर्चो ने बताई कि सेल डिवाइड करती है और न्यू सेल्स बनती हैं पहले वाली सेल से। और इनका एक स्टेटमेंट है ओमनी सेलुला ई सेलुली, कि जो ओमनी सेलुला ई सेलुली सेल से ही सेल बनता है, ठीक है। ये ऐसे करके आता है कि हु गेव द स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुली एंड विन इन विच ईयर, तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुली, जिसका मतलब है कि पहले से प्रेजेंट सेल से ही नई सेल्स बनती हैं। ओके, तो जो हाइपोथेसिस स्वान ने दी थी, फिर इसे मॉडिफाइड किया गया। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे इज, जो नई सेल थ्योरी आई, पहले सेल थ्योरी क्या थी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। फिर जब ये चीज़ आ गई कि ओमनी सेलुला ई सेलुली की प्लांट सेल पहले से प्रेजेंट सेल से ही नई सेल्स बनती हैं, जो कि विर्चो ने बताया। उसके बाद न्यू सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, पुराने वाले में थोड़े से एडिशन किए गए। जो न्यू सेल थ्योरी है वो बताती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं और प्रोडक्ट सेल ऑफ सेल से बनते हैं, मतलब जो सेल होता है वो फिर डिवाइड भी करता है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नए सेल बने हैं वो पहले से मौजूद सेलों से बने हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो भी लिविंग है वो सेल से बने होंगे, और मतलब पूरी बॉडी प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होगी, सेल सेल सेल। और जो नए सेल आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल जो बोला जा रहा है, वो पहले वाले सेल होते हैं उनसे आते हैं। ओके, ये चीज़ विर्चो ने बताई थी। और इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो स्वान है उन्होंने बताया था कि सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है। बट ये चीज़ तो है, स्वान जूलॉजिस्ट थे, बट फिर भी मतलब उन्होंने जब एनिमल सेल को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने एक बार प्लांट सेल को देखा, तो वो देखते हैं कि किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, बट प्लांट सेल में है। तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा विर्चो वाला इंपॉर्टेंट है कि 1855 में उन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुली की प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये बनता है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक में। ओके, सो आज के दोनों टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।